हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक साइंस इजी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे, तो इसलिए हमें थोड़े कुछ क्वेश्चन को रिकॉल करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द हायरार्ची फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो जो क्लासिफिकेशन है वो हम किस ऑर्डर में करेंगे। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन कि सपोज सम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा है या फिर पैरामीशियम है, तो उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए हम किस ऑर्डर से जाएंगे। तो बताने की कोशिश करो बच्चों, थोड़ा किस ऑर्डर से जा सकते हैं हम। हाँ, तो पहला ऑर्डर क्या हो सकता है कि उसका जो सेल स्ट्रक्चर है ये हो सकता है उसका पहला ऑर्डर। देन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस क्राइटेरिया को भी हम यूज़ कर सकते हैं उसको क्लासिफाइड करने के लिए। सो दीज आर द ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक सेल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। देन सेकंड क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो ये जो बाइनोमियल सिस्टम है ये किसने इन्वेंट की है, आपको पता है? आप थोड़ा सोचने की कोशिश करो या फिर थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करो कि ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये किसने इन्वेंट किया था। हाँ, तो ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ये जो सिस्टम है, ये कार्ल लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। ओके बच्चों, तो ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है ये कार्ल लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, जिसमें उन्होंने एक ही ऑर्गेनिज्म के दो नाम बताए थे। यानी पहला नाम जो इंडिकेट करेगा उसका, उसमें तो रहेगा जीनस, और जो दूसरा नाम इंडिकेट करेगा वो होगी उसकी स्पेसीज। तो इसी को उन्होंने नाम दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ अ सिस्टम। थर्ड क्वेश्चन है कि विच लेवल ऑफ हायरार्ची आर कंसिडर्ड व्हाइल राइटिंग द नेम इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की सिस्टम से लिखा जाएगा तो कौन सी लेवल की हायरार्ची वहाँ पे यूज़ की जाएंगी। हाँ, तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि उसमें पहला नाम जो होगा ऑर्गेनिज्म का वो होगा उसके जीनस का नाम, और जो दूसरा नाम होगा वो होगा उसके स्पेसीज का नाम। सो दिस इज़ द लेवल ऑफ हायरार्ची फॉर द क्लासिफिकेशन इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देन बाद में हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन का नीड हमें क्यों है, क्योंकि वी नो दैट कि देर आर लॉट्स ऑफ वराइटीज इन अ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ लिविंग थिंग्स। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि देर आर लॉट्स ऑफ वराइटी, एंड यू आल्सो नो दैट कि देर आर 87 मिलियन स्पेसीज इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म which are present on the earth. So there is very difficult to study each and every organism and their characters, to study their characters of each and every organism. तो हमें पता है कि जो अर्थ पे है नियर अबाउट 87 मिलियन स्पेसीज पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, इवन आल्सो इन द सी। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है हर एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन की हमें बहुत ज़रूरत है, या फिर वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका क्लासिफिकेशन करना हमें बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कुछ साइंटिस्ट ने इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ ग्रुप्स में या फिर सब ग्रुप में डिवाइड करने की कोशिश की है। तो यही जो प्रोसेस है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ ग्रुप्स में या फिर सब ग्रुप में डिवाइड किया जा रहा है या फिर क्लासिफाइड किया जा रहा है, उसी सिस्टम को, उसी प्रोसेस को हमने कहा है, क्या कहा है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप इज कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके बच्चों, देन बाद में हम आते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें यानी कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, या किस बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी हिस्ट्री की थोड़ी हम जानकारी लेंगे कि पास्ट में किन ने या फिर कौन से साइंटिस्ट ने ये क्लासिफिकेशन उन्होंने क्लासिफिकेशन का इन्वेंशन किया था। तो पहले तो साइंटिस्ट है कार्ल लिनियस। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड किया था,
फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबिलिया एंड एनिमिलिया। देन हाइकेल नाम के साइंटिस्ट आए थे 1866 में। तो इन्होंने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो पहला तो ग्रुप है प्रोटिस्टा, दूसरा है प्लांट्स एंड थर्ड इज एनिमल्स। देन उन्होंने ही 1925 में कैटन नाम के साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स में क्लासीफाई किया था। तो उसको अभी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे कि क्या है प्रोकैरियोट्स और क्या है यूकैरियोट्स या फिर डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देन इन 1938 में कोपलैंड नाम के साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 4 किंगडम में क्लासीफाइड किया था। फॉर एग्जांपल मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल्स। तो दिस इज़ द हिस्ट्री अबाउट साइंटिस्ट और इन्होंने कैसा क्लासिफिकेशन किया था अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन हम एक क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ी पढ़ाई करेंगे और वो जो क्लासिफिकेशन है वो किया है रॉबर्ट विटाकर नाम के साइंटिस्ट ने। उनका नाम है रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर। तो इन्होंने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करने की कोशिश की और इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करने के लिए 5 ग्रुप बनाए। तो इन्हीं 5 ग्रुप को या फिर ये जो सिस्टम है जिसमें उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया है उसी सिस्टम को कहा जाता है 5 किंगडम मेथड क्लासिफिकेशन, या फिर उसको हम 5 किंगडम ऑफ विटाकर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो रॉबर्ट विटाकर इन्होंने कौन से क्राइटेरिया को इस्तेमाल किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करने के लिए वो हम देखेंगे। तो पहला तो क्राइटेरिया है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सेल स्ट्रक्चर। सो कॉम्प्लेक्सिटी यानी सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, एक तो या फिर वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। तो बच्चों मैंने पहले ही आपसे कहा है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो उसकी भी आप जानकारी ले लेना। फ़िलहाल इसमें हम इसकी थोड़ा जो ग्रुप्स है या फिर जिस ग्रुप्स में इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था इस क्राइटेरिया के बारे में या फिर इस ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो पहला तो ग्रुप है, हमने जान लिया कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सेल स्ट्रक्चर, यानी जो सेल का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वेदर इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक और वेदर इट इज़ अ यूकैरियोटिक। देन सेकंड क्राइटेरिया इज अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है। तो कॉम्प्लेक्सिटी 2 ग्रुप में डिवाइड की जाती है, वेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है। तो ये तो हो गया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। देन थर्ड इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके बच्चों, तो हमारा जो थर्ड क्राइटेरिया है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो पहले 2 क्राइटेरिया उसके बारे में तो हमने जान लिया। तो थर्ड क्राइटेरिया है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि एखादा ऑर्गेनिज्म है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी वो खुद को ज़िंदा रखने के लिए कौन सी मेथड यूज़ करता है, खाना खाने के लिए कौन सी मेथड यूज़ करता है या फिर फूड को तैयार करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ करता है। तो पहले तो हम देखेंगे कि प्लांट के बारे में, क्योंकि बिकॉज प्लांट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो प्लांट ये कौन सी मेथड को यूज़ करते हैं। तो हम सबको पता है कि प्लांट दीज आर द एटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, और एटोट्रॉपिक यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुद का फूड अपने बॉडी में खुद बनाते हैं। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अ एटोट्रॉपिक एंड दे यूज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ एटोट्रॉपिक। ओके, देन उसे हम कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक भी, क्योंकि वो खुद का फूड लाइट की मदद से या फिर सनलाइट की मदद से खुद बनाते हैं। सो दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेसिस विच इज़ ऑकर्ड ओनली इन अ प्लांट्स। देन उसके बाद में हम जाएंगे फंजाई की तरफ, कि जो फंजाई है और ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये कौन सा मोड यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो जो फंजाई है या फिर बैक्टीरिया या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रोब्स है वो कुछ माइक्रोब्स या फिर फंजाई वो सैप्रोफाइटिक होते हैं। सो सैप्रोफाइटिक यानी क्या, तो सैप्रोफाइटिक मीन्स कुछ फंजाई ये डेड ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर
यानी अपना खाने को, अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। सो यहाँ पे लिखा भी है कि ऑब्जर्प्शन फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म, यानी फंजाई क्या करेंगे, जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी से फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अ सैप्रोफाइटिक। देन हम जाएंगे एनिमल्स की तरफ, बिकॉज एनिमल आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एनिमल्स कौन सा मोड यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन के लिए? तो एनिमल तो यूज़ करते हैं हेटेरोट्रॉपिक एंड इंजेस्टिव। तो हेटेरोट्रॉपिक यानी क्या? हेटेरोट्रॉपिक यानी जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं और जो खाने के लिए या फिर फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर में डिपेंड रहते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? सो एनिमल्स कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करेंगे? हेटेरोट्रॉपिक, यानी जो एनिमल्स या फिर जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना, खुद का फूड अपने बॉडी में नहीं बना सकते, वो दूसरे एनिमल्स के, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फूड के लिए डिपेंड होते हैं। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अ हेटेरोट्रॉपिक एंड इंजेस्टिव, यानी ये अपना खाना खाएंगे, दूसरों की बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। जैसे फंजाई एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये इंजेस्टिव मेथड को यूज़ करेंगे। देन हमारा फोर्थ है लाइफस्टाइल। तो फोर्थ ग्रुप है हमारा लाइफस्टाइल, कि इनकी जो लाइफस्टाइल है ये कैसी है। तो इसमें हम पहले देखेंगे प्लांट्स में लाइफस्टाइल कैसी है। तो प्लांट्स को तो हम कहते हैं प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर यानी जो दूसरों के लिए फूड का सोर्स है, बिकॉज अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द प्लांट्स। सो दैट्स वाई दे प्लांट्स आर कॉल्ड एज अ प्रोड्यूसर, यानी प्लांट की मदद से हमें खाना मिलता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, वो खाने के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अ प्रोड्यूसर। देन सेकंड हम देखेंगे कि एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, एनिमल्स की लाइफस्टाइल कैसे होती है। तो एनिमल्स तो प्ले करते हैं रोल कंज्यूमर का, तो उसमें हम भी आ गए, तो हम भी हो गए कंज्यूमर। कंज्यूमर क्यों? क्योंकि हम दूसरों को यानी प्लांट को खाने का सोर्स बना के खा रहे हैं, यानी हम भी दूसरों के ऊपर डिपेंड है खाने के लिए। तो डायरेक्टली तो हम किन के ऊपर डिपेंड है? प्लांट के ऊपर डिपेंड है। तो हम इसलिए हम कंज्यूमर है, यानी हम दूसरों को खाते हैं, दैट्स वाई वी आर कॉल्ड एज अ कंज्यूमर। देन थर्ड है फंजाई या फिर फंगी। तो ये तो रोल प्ले करते हैं एटमॉस्फेयर में डिकम्पोजर का। तो डिकम्पोजर यानी क्या है? जो फूड को डिकम्पोज करते हैं, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस से खाने को या फिर फूड को डिकम्पोज करते हैं। जो भी लिविंग मटेरियल है उनको डिकम्पोज करते हैं, लाइक डेड एनिमल्स हो उनको भी डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो इसलिए उनको कहा गया है फंजाई या फिर फंगी, उनको कहा गया है डिकम्पोजर। सो ये जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, इनको कहा गया है डिकम्पोजर बिकॉज दे डिकम्पोज द फूड मटेरियल और डेड मटेरियल आल्सो। देन फिफ्थ है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसे होंगी? तो यहाँ पे हम पांचवा पॉइंट देख रहे हैं या फिर पांचवा क्राइटेरिया देख रहे हैं कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसे होंगी। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। तो ये जो रिलेशनशिप होती है इनके बीच में वो कैसे होंगी? प्रोकैरियोटिक सेल टू यूकैरियोटिक सेल और यूनिसेलुलर सेल टू मल्टीसेलुलर सेल। So this is the phylogenetic relationship. So these are the 5 criteria in which Whittaker classified the living organism, और इसलिए इन्होंने कहा इसको 5 किंगडम मेथड क्लासिफिकेशन ऑफ विटाकर्स। तो ये तो हो गया विटाकर की 5 किंगडम मेथड क्लासिफिकेशन की मेथड। देन हम देखेंगे शॉर्ट में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन अभी कैसे किया जाता है। तो पहले ही हमने देखा था कि जैसे विटाकर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने के लिए पहला क्राइटेरिया उन्होंने यूज़ किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो यहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में क्लासिफाइड किया है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट, तो यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। प्रोकैरियोटिक हैविंग स्मॉल सेल बट यूकैरियोटिक सेल इज लार्जर than the prokaryotic cell.
तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये थोड़ी छोटी होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल ये थोड़ी बड़ी होती है। देन प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में या फिर प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। बाद में प्रोकैरियोटिका हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में, लेकिन यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वैसे ही प्रोकैरियोटिक में जो जेनेटिक मटेरियल है वो एनक्लोज नहीं होता है, या फिर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एनक्लोज नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एनक्लोज होता है। सो दीज आर द सम शॉर्ट पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। देन तो इसके बाद हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक का क्लासिफिकेशन किया गया है यूनिसेल्युलर, बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल ऑलवेज फाउंड इन अ यूनिसेल्युलर फॉर्म। ये भी आपको याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो हमेशा यूनिसेल्युलर ही पाई जाती है। तो इसमें यूनिसेल्युलर का फर्दर और क्लासिफाइड करके उन्होंने एक किंगडम तैयार किया, तो उसका नाम है मोनेरा किंगडम, जहाँ पे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर होंगे, तो उस किंगडम को उन्होंने नाम दिया है मोनेरा। बाद में हम आते हैं यूकैरियोटिक की तरफ। तो जो यूकैरियोटिक सेल है उनका भी क्लासिफिकेशन किया है उन्होंने दो सब ग्रुप में, और उनका नाम है यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर, बिकॉज यूकैरियोटिक सेल कैन बी फाउंड इन द यूनिसेल्युलर फॉर्म एंड आल्सो इन द मल्टीसेल्युलर फॉर्म। ओके बच्चों, कि ये जो यूकैरियोटिक सेल है वो दोनों फॉर्म में पाई जाएंगी, या मीन्स यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। तो इसमें यूकैरियोटिक में जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रहेंगे उसका जो किंगडम होगा वो होगा प्रोटिस्टा। तो उसका जो किंगडम है उस किंगडम का नाम उन्होंने रखा है प्रोटिस्टा किंगडम। देन हम आएंगे मल्टीसेल्युलर की तरफ, कि जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ये है वो कौन से किंगडम में क्लासिफाइड किए जाते हैं। तो ये जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ये उनका क्लासिफिकेशन फिर से 3 किंगडम में उन्होंने किया है। तो उन्होंने इस किंगडम को नाम दिया है, नंबर दिया है 3rd, जो कि है फंजाई। उनका नाम है फंजाई। तो ये जो 3rd किंगडम है उसका नाम है फंजाई। तो फंजाई के कैरेक्टर्स तो हमने थोड़े देखे ही थे शुरुआत में। तो फंजाई के यहाँ पे सच कैरेक्टर्स दिए भी है, जैसे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फंजाई में अगर सेल वॉल प्रेजेंट भी होती है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो नहीं कर पाते, बिकॉज दे डोंट हैव क्लोरोफिल। सो दैट्स वाई ओनली सेल वॉल इज प्रेजेंट, बट दे कैन नॉट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन किंगडम 4 किंगडम को उन्होंने नाम दिया है प्लांटी किंगडम। जो 4th किंगडम है वो है प्लांटी। सो प्लांटी मीन्स प्लांट, जिसमें ऑल द प्लांट, जिसमें सभी प्लांट का कंक्लूजन होगा, या फिर सभी प्लांट कंक्लूड होंगे, यहाँ पे इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लांट का तो कैरेक्टर हमें पता ही है कि इन प्लांट सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड दे कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन जो 5th किंगडम है वो है एनिमेलिया, और एनिमेलिया मीन्स ये किससे रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड, एंड विच इज़ द स्पेशल कैरेक्टर। सो एनिमल्स का स्पेशल कैरेक्टर है कि दे डोंट बियर सेल वॉल, बिकॉज एनिमल डू नॉट हैव सेल वॉल, या फिर जो एनिमल सेल है उसको सेल वॉल नहीं होती है। तो ये स्पेशल कैरेक्टर उन्होंने दिया है। तो इस प्रकार से जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसको हमने कहा है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ अ क्लासिफिकेशन। ओके बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन उन्होंने किया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ग्रुप में। देन प्रोकैरियोटिक इज ऑलवेज ए यूनिसेलुलर सेल, एंड यूनिसेलुलर सेल होने की वजह से इनका जो किंगडम है उसे नाम दिया है मोनेरा। मोनेरा यहाँ पे जो मोनो, ये जो वर्ड आता है मोनो मीन्स सिंगल, मीन्स ऑर्गेनिज्म विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, तो इसलिए उन्हें कहा गया है यूनिसेलुलर। देन यूकैरियोटिक का हमने क्लासिफिकेशन देखा कि यूकैरियोटिक
कैन बी फाउंड इन द बोथ फॉर्म यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। एंड यहाँ पे भी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है, जो किंगडम है, उसका नाम है प्रोटिस्टा, जो कि सेकंड किंगडम है। लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो जो 3 किंगडम है, यहाँ पे अलग अलग हमने देखा। जो थर्ड किंगडम है वो है फंजाई, फोर्थ किंगडम है प्लांटी, और जो फिफ्थ किंगडम है वो है एनिमेलिया। तो यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कंप्लीट होती है। सो आई होप बच्चों की ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। सो इस टॉपिक को फिर से समझने के लिए आप फिर से ये वीडियो बार बार रिपीट करके आप देख भी सकते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत इजी है, और ये जो 5 किंगडम मेथड है क्लासिफिकेशन की, ये विटाकर इन्होंने बताई थी, और ये बहुत ही इजी मेथड है क्लासिफिकेशन की। इससे किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो है हम वो बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा है ये जान के, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है ये जान के भी हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, देन लाइफस्टाइल कैसी है, देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी क्या है। तो इसके अलावा और भी ऐसे बहुत क्राइटेरिया है जिसकी मदद से हम ये क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कर सकते हैं। लेकिन विटाकर ने जो 5 किंगडम मेथड या फिर 5 किंगडम सिस्टम बताई है तो बहुत ही ईजी है बच्चों। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और नए नए वीडियोस पाने के लिए साइंस से रिलेटेड आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।